हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो साइंस का क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है धातु और अधातु। तो हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। धातु है अधातु। धातु और अधातु पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जिसके मिलकर हमारी सारा का सारा चैप्टर कवर होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए तत्व क्या होते हैं। तत्व तत्व वो पदार्थ होते हैं जो दुनिया के अंदर सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिससे मिलकर सारे के सारे पदार्थ बने हुए हैं, उसको तत्व कहते हैं। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें दिखाई देते हैं 118 के करीब, वो सारे के सारे क्या होते हैं? तत्व होते हैं। उनसे मिलकर ही हमारे फिर पदार्थ बनते हैं। तो लिखेंगे इसमें, वह सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाते हैं। वह सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जिनसे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जो तत्व हैं हमारे, उन्हीं को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? तत्व को ही हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमारे धातु, एक हमारे अधातु, और एक ऐसे थे जिनमें धातु के और अधातु के दोनों के गुण पाए जा रहे थे, उनको हमने कहा उपधातु। इनको हमने किस कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है? इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर दिया है। तो धातु की अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे, तो धातु की डेफिनेशन में लिखेंगे, वह पदार्थ जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। वह पदार्थ जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ये हमारी 2 चीजें पाई जाएंगी धातु में। तो हम ये दोनों हमारी डेफिनेशन अलग अलग है। या तो हम ये वाली डेफिनेशन लिख लें, या हम ये वाली डेफिनेशन लिख लें, दोनों सही हैं। तो अब अधातु की अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे, तो इसमें लिखेंगे, वह पदार्थ जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक
यानी जिनमें को विद्युत ऊष्मा नहीं जा सकती उनको कुचालक कहते हैं। कुचालक होते हैं धातु कहलाते, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। इनमें से दोनों डेफिनेशन कोई सी भी लिख सकते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं, यानी सुचालक नहीं होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन यानी माइनस वाला बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं? अधातु कहलाते हैं। उपधातु में हमारे वह पदार्थ जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण समान रूप से पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। ये डेफिनेशन इसमें लिखनी है। तो चलिए अब हम इस वाली क्लास में सिर्फ धातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु के भौतिक गुण। धातु का हमें पता ही चल गया, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण जो होंगे उसको हम अगले चैप्टर में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पूरे के पूरे डिटेल से क्या पढ़ेंगे? धातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो नंबर 1 जो धातु का भौतिक गुण में होगा, सबसे पहले सुचालकता लिखेंगे। सुचालकता डेफिनेशन, सुचालकता की इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक किस कारण होती हैं? तो इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये धातुएं क्या होते हैं? विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे इसके हम। उदाहरण में सबसे पहले हमारा इसका जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है वो है हमारी चांदी। Ag, कॉपर तांबा, Cu, Fe लोहा।
ये इसके उदाहरण लिख लेंगे। अगर तुम आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक दुनिया के अंदर सबसे अधिक सुचालक कौन है, तो वह है हमारी चांदी। विद्युत की सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी धातु है? चांदी है। विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक। एक बार यूपी बोर्ड के पेपर में आया था, जब विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक, सबसे अच्छी सुचालक चांदी है, तो हमारे जो बिजली के तार हैं बाहर खंभों पे भी, वो तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? तो उसका कारण ये है कि जो चांदी होती है, चांदी महंगी है और तांबा हमारा सस्ता है। अगर तार तांबे की जगह चांदी के बनाए जाएं तो उसकी तारों की क्या होने लग जाएगी? चोरी हो जाएगी। और तारों की चोरी से बचाने के लिए ही तार कहीं के बनाए गए? तांबे के बनाए जाते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो आगे लिखेंगे। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद लिखेंगे। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन उसको कहते हैं कि इसमें वो गुण नहीं पाया जाता, या उस चीज में गुण पाया जा रहा है जो इसकी कैटेगरी में नहीं रखी हुई है। जैसे अपवाद में लिख देंगे हम, जो हमारा लेड है, पीवी, लेड या मरकरी, एचजी, ये दोनों धातुएं हैं लेकिन विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। ये इसके अपवाद हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हम सेकंड हेडिंग, कठोरता। जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्डनेस। कठोरता। तो कठोरता में क्या लिखेंगे कि जितनी भी हमारी अधिकांश धातुएं हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, यानी बहुत ही हार्ड होती हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं हमारी, अधिक ज्यादा से ज्यादा धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। इसके उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण में इसका हम, जैसा लोहा है हमारा कितना कठोर होता है, लोहा लिख लेंगे Fe। तांबा लिख लेंगे Cu। और ये आपका लिख लेंगे चांदी, चांदी भी कठोर होती है Ag। ये इसके उदाहरण लिख लेंगे। इसके भी हमारे क्या हैं? अपवाद हैं। अपवाद लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं इसके? हमारी जो मरकरी है, पारा, सबसे पहला एक्सेप्शन Hg, जिसको क्या कहते हैं? पारा या मरकरी, दो नाम है इसके। Hg पारा या मरकरी जो है हमारा कमरे के ताप पर, यानी सामान्य ताप पर 27-28 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाँ, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में ही एक्सेप्शन में सेकंड इसका एक्सेप्शन है हमारा जो सोडियम है और पोटेशियम है। सारी धातुएं हमारी कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु जो है हमारी वो मृदु होती हैं। कौन सी धातु होती है? मृदु।
सोडियम को कहते हैं Na, सोडियम के पोटेशियम। सोडियम और जो पोटेशियम धातुएं हैं ये कैसी होती हैं? मृदु धातुएं हैं। अर्थात इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जो हमारी सोडियम है और पोटेशियम धातु है, इनको चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हमारा मोम होता है, मोम के जैसी होती है, मृदु धातु होती है, मुलायम बहुत ही। लेकिन और जो धातुएं हमारी वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं बहुत ही। नेक्स्ट लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट, आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आघात वर्धनीयता। क्या होता है आघात वर्धनीयता? आघात वर्धनीयता को इंग्लिश में कहते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, इसमें क्या होता है? धातु को अगर हम पीटने के बाद धातु टूटने की बजाय वो फैलती चली जाएगी, जिससे वो चादर के रूप में चेंज हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। यानी कुछ धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अर्थात इन्हें पीट पीट कर बिना टूटे चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब उदाहरण लिखेंगे इसके। उदाहरण में क्या होगा हमारा इसका? जैसे लोहा है, लोहे को पीट के क्या बना रहे? फावड़ा बना रहे और दरांती बना रहे। तो वो किससे हो रहा? लोहा को आपने देखा होगा, वो बहुत सारी चीजें बनाता है। तो लोहा लिख सकते हैं Fe, लोहा। और क्या लिख सकते हैं? चांदी लिख सकते हैं। चांदी में भी हमारा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिसको Ag कहते हैं। जो आपने बर्फी वगैरह देखी होगी मिठाई की दुकान पे, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, बहुत ही बारीक सा होता है। तो उसको क्या कहते हैं? चांदी। चांदी में भी क्या होती है? आघात वर्धनीयता का गुण होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण होता है सोने में। सोना Au, सोने का सिंबल जो होता है Au होता है। इसमें सबसे सर्वाधिक आघात वर्धनीय होता है, सबसे अधिक सर्वाधिक आघात वर्धनीय है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय हमारा जो होता है वो सोना होता है। ये लिख लेंगे।
अब इसके भी हमारे क्या हैं, अपवाद हैं। कुछ धातुएं कठोर होने के साथ साथ उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, जिससे जैसे ही उनको पीटते हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जैसे हमारा जिंक है, जिंक हमें टुकड़ों में प्राप्त होता है, जिंक लिख लेंगे Zn। ये हमारा इसका अपवाद है, ये टुकड़ों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे हम तन्यता। नेक्स्ट नंबर 4, तन्यता, जिसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, तन्यता। तन्यता का गुण क्या होता है, वो हमारा चादर वाला था आघात वर्धन्यता, तन्यता वाला होता है हमारा तार वाला। तैसे तन्यता तैसे तार, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तन्यता के गुण में क्या होता है, हम किसी भी धातु को खींच के अगर तार के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा, तन्यता का गुण पाया जा रहा है। तो लिखेंगे कुछ धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारा कौन सा गुण पाया जाएगा, तन्यता का गुण पाया जाता है। उदाहरण लिखेंगे इसमें हम। उदाहरण में सबसे पहले जो हमारा होगा सोना, Au, सर्वाधिक तन्य धातु है, सॉरी, जो सोना है वो हमारा क्या है, सर्वाधिक तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन से, हमारी सोना है। कितने दूर तक पहुंच सकता है, तो इसमें लिखेंगे 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबाई में खींचा जा सकता है, लंबाई में तार के रूप में, तार के रूप में खींचा जा सकता है। यानी 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना हमारा, और 10 ग्राम सोना होता है 1 तोला। तो अगर 1 तोला सोने की बात करी जाए आपसे कि 1 तोला सोने को हम कितनी दूर तक खींच सकते हैं, तो 10 गुना 2 20 हो जाएंगे। 20 किलोमीटर तक हम किसको खींच सकते हैं, 1 तोला सोने को खींच सकते हैं। तो ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक हमारा होता है टंगस्टन, W से करते हैं डिनोट, टंगस्टन। टंगस्टन भी हमारी क्या है, तन्य धातु है, बहुत अधिक सर्वाधिक तन्य मानेंगे इसको भी। इसके हम अदृश्य तार खींच सकते हैं, यानी जो दिखाई भी ना दे, इतने बारीक तार किसके खींच सकते हैं हम, टंगस्टन के खींच सकते हैं। लिखेंगे इसमें इसके अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। इसके अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। तो ये हमारे दोनों के उदाहरण हो जाएंगे, नोट करेंगे इसको। आगे लिखेंगे हम
गलनांक व कवथनांक। नंबर 5 हेडिंग गलनांक व कवथनांक। तो जितनी भी हमारी धातु हैं, अधिकांश धातुओं के गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लिखेंगे इसमें अधिकांश धातुओं के गलनांक व कवथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको। कोई भी वस्तु है हमारे पास, कोई पदार्थ है, वो ठोस अवस्था से जिस पॉइंट में द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा उसी को उस पॉइंट का कोई क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे उसका। उस गलनांक वह पदार्थ का वह बिंदु जिस पर वह पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। कवथनांक क्या होगा? पदार्थ का वह बिंदु जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका क्या कहलाता है? कवथनांक कहलाता है। तो हमें गलनांक और कवथनांक पता होना चाहिए। इसकी वजह से भी मैं छोटी सी एक 3-4 मिनट की अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिसमें नोट्स लिखे हुए होंगे यहाँ पे। तो अभी लिखेंगे अधिकांश धातुओं के गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उदाहरण लिख लेंगे, जैसे हमारा Fe है लोहा, इसका गलनांक कितना होता है? 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। 1038 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह कॉपर होता है हमारा तांबा। तांबे का कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। 1535 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। एक होता है हमारा टंगस्टन, W, टंगस्टन, इसका होता है हमारा 3635 डिग्री सेल्सियस। ये हमें याद रखने हैं। सबसे अधिक इनमें हमारा कौन सा है? 3635 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक गलनांक इसका होता है। उससे कम हमारा कॉपर का है, फिर हमारा आयरन का है 1038 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद को भी लिखेंगे। अपवाद लिखेंगे। अपवाद में सबसे पहले जो हमारी मरकरी है Hg, मरकरी या पारा दोनों नाम है। इसका जो गलनांक है, ये धातु है लेकिन फिर भी इसका गलनांक कितना है हमारा? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पे सामान्य ताप पर हमें क्या मिलती है? वो मिलती है द्रव अवस्था में। और गलनांक है हमारा सीजियम है, गैलियम है, सीजियम, गैलियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीजियम का और गैलियम का कितना होता है कवथनांक, तो लिखेंगे सीजियम जो है हमारा उसका 30 डिग्री सेल्सियस होता है और गैलियम जो है हमारा उसका होता है 28 डिग्री सेल्सियस। इनके बहुत ही कम गलनांक और कवथनांक होते हैं, लेकिन जो हमारा अधिकांश धातु हैं उनके हमारे उच्च
क्वथनांक और गलनांक होते हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं अपवाद के रूप में जिनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, कम होते हैं, तो लिख लेंगे। और इसी के साथ साथ गलनांक क्वथनांक में हमारा एक होता है सोडियम Na, इसका होता है 98 डिग्री सेल्सियस, 98। एक होता है पोटेशियम के, पोटेशियम, इसका होता है हमारा 64 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें इनके गलनांक क्वथनांक भी पता होने चाहिए, पेपर में पूछ सकता है। मरकरी का हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का 30, गैलियम का 28 डिग्री सेल्सियस, सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस। और अगर पूछ ले जाए लोहे का कितना है गलनांक, 1038 डिग्री सेल्सियस, तांबे का कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस। ये सब पता होने चाहिए। चलिए आगे लिखते हैं। अब हेडिंग डाल लेंगे घनत्व। सिक्स हेडिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, घनत्व। तो जितनी भी हमारी धातुएं हैं, अधिकांश धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं, भारी होते हैं। यानी धातुएं कैसी होती हैं, भारी होती हैं। अधिकांश धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, अर्थात यह भारी होती है। यह इसका हमारा घनत्व हो जाएगा। इसमें लिखेंगे उदाहरण, लोहा, Fe, गोल्ड, जिसको सोना भी कहते हैं, इसको सिंबल है Au, और ये आपका सिल्वर, चांदी Ag। ये इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा धात्विक ध्वनि, नंबर 7 पे धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि में क्या है, इसको मेटेलिक साउंड भी कह सकते हैं। धात्विक ध्वनि को मेटेलिक साउंड। धात्विक ध्वनि, इसमें क्या होता है कि अगर हम धातु को किसी हथौड़े वगैरह से पीटते हैं तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और बहुत दूर तक जाती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातुओं को हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं में से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लेंगे,
स्कूल में जो घंटी लगी होती है उसको हम धातु से ही पीटते हैं और वो धातु की ही बनी होती है, जिससे पूरे स्कूल में उसकी आवाज़ जाती है। स्कूल में लगी घंटी एक धातु की बनी होती है, जिससे उसे पीटने पर वो बहुत एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। और दूसरा वाद्य यंत्र होते हैं हमारे, वाद्य यंत्रों में जो हमारे गिटार वगैरह है उनमें जो तार लगा हुआ होता है वो भी किसका बना होता है, धातु में। तार धातुओं के बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम लास्ट पॉइंट हमारा धात्विक चमक। नंबर 8 धात्विक चमक। धात्विक चमक में क्या लिखना है, धातुओं की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। आपने देखा होगा सोना है, सोने की चमकदार है, चांदी है, चांदी चमकदार है, तांबा है, तांबा चमकदार होता है। लोहा भी जब नया नया होता है तो चमकदार होता है, फिर उसका ऑक्सीकरण होने के बाद उस पर जल लग जाता है जिससे उसकी चमक खत्म हो जाती है। लेकिन शुरू शुरू में नया लोहा भी क्या होता है, चमकदार होता है। ऐसे ही धातुएं पर क्या होती है, एक चमक होती है जब उसकी सतह पर नहीं होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण उनकी सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। उदाहरण लिख लेंगे इसके हम, सोना, एयू, चांदी, एजी, तांबा, सीयू आदि। लेकिन कुछ अधातु भी ऐसी हैं जिनकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है, लेकिन वो फिर भी क्या है, अधातु हैं। उनको अपवाद में लिख लेंगे हम, एक्सेप्शन। कौन कौन से हैं, आयोडीन, आई तथा ग्रेफाइट। इन दोनों की सतह भी क्या होती है, चमकदार होती है, लेकिन ये क्या है, अधातु। अधातु होते हुए भी चमकदार होती है, चमकदार होती है। इसको लिखेंगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 9
विलेयता, solubility। सोल्यूबिलिटी, विलेयता। तो जितनी भी हमारी धातुएं हैं सभी धातुएं विलायकों में अविलेय होती हैं, किसी भी विलायक में सभी धातुएं विलायकों में अविलेय होती हैं। सारी की सारी धातुएं ही हमारी विलायकों में कैसी होती हैं, अविलेय होती हैं। तो हम अगर पूछ लिया जाएगा कि कौन सी धातु विलेय है, तो विलेय कोई सी धातु नहीं है, सारी की सारी धातुएं कैसी हैं, अविलेय होती है। और एग्जाम्पल क्या रहेगी, फिर इसमें उदाहरण तो रहा ही नहीं, जब सारी ही धातुएं अविलेय हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट लेसन की और सेकंड लेसन की भी, ऐसे ही हम सीरियल वाइज पूरी की पूरी क्लास करावेंगे, पूरा चैप्टर करावेंगे, पूरी बुक करावेंगे। आप देखते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।